वेलकम बैक फ्रेंड। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के यूज पढ़ा था, यूज 3। उसका जो लास्ट यूज है, सेकंड जो हमने स्किप किया था, वो अभी क्लियर कर देते हैं। बरोबर है, तो आगे बढ़ते हैं। यूज नंबर 2 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या था? यूज टू ऑब्टेन relation between the units of two different unit system। तो भाई हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्यों कर सकते हैं? एक यूज है टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ टू डिफरेंट यूनिट सिस्टम। मतलब समझो, हमने दो यूनिट सिस्टम पढ़ी थी, एक थी एमकेएस और एक थी सीजीएस। तो एक एमकेएस का यूनिट कितने सीजीएस के यूनिट के बराबर होगा, वो हम यहां पे मेजर कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। वी नो in MKS the unit of mass is kg and in CGS the unit of mass is gram. Okay, and we know the relation between kg and gram. 1 kg is equal to 1000 gram. Similarly, for distance we use meter in MKS unit system and centimeter in CGS system, and the relation between meter and centimeter is 1 meter is equal to 100 centimeter. But now if I ask you for Newton force, the MKS unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. So what is the relation between Newton and dyne? तो वो डायरेक्टली हमको नहीं मिलेगा, we can obtain it using dimensional analysis। बरोबर है? ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। 1, obtain relation between MKS unit con Newton and CGS unit dyne of force। चलो, फोर्स के लिए हमको उसका एमकेएस यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन, दोनों के बीच का हमको रिलेशन चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? फोर्स का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? m1 l1 t - 2। ये तो हमको पता है, m1 l1 t - 2 फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। Okay, now we want to find relation between MKS and CGS। बराबर है? We know in MKS 1 kg is equal to 1000 gram, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 second यहां पर भी 1 सेंटीमीटर ही है। हाँ कि नहीं? तो ये तो हमको पता है। ओके, नाउ व्हाट? भाई नाउ वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2। तो सिमिलरली यहां पे m1 फॉर्मेट सेम ही रखना है, m तो m, l l और यहां पे t तो -2 हो गया। दिस इज द फॉर्मेट। ओके, नाउ व्हाट? In MKS it is 1 unit and in CGS it is 10⁻³ m। क्लियर हो गया? यहां पे एक यूनिट होगा is equal to the 1000 unit of CGS for mass। Here 1 meter, तो यहां पे 10⁻² सेंटीमीटर के लिए यह यूज करेंगे, और यहां पे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड या तो 0 ही लिख सकते हैं। ओके, तो नाउ m1 l1 t - 2 is equal to यहां पे 10⁻³ into 10⁻² into 10⁻0 m1 l1 t - 2 हो गया। तो m1
L1T minus 2 is equal to 10⁵ M1L1T minus 2. But this is a unit in a MCAS unit, so it will be 1 Newton is equal to 10⁵, or this is the unit in CGS, so it will be dyne. So we got the relation between Newton and dyne using dimensional analysis. ये आपको सिर्फ लिखना है तो लिखना है, नहीं तो चलेगा। डायरेक्ट क्यों लिखते हैं वो मैंने आपको समझाया कि फॉर्मेट डायमेंशनल फॉर्मूला का सेम रहेगा, m1 L1T minus 2, तो 1 1 minus 2, लेकिन यहाँ पर वो m यूज करेंगे तो यहाँ पे 1000 टाइम m का वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁵m 10⁵2l 10⁵0t। तो इसका सिंपलीफाई करोगे तो ये आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बराबर है। चलो सेम क्वेश्चन फिर से किसके लिए, रिलेशन किसका, फोर्स। भाई फोर्स का एमकेएस यूनिट कौन सा था, न्यूटन, पर सीजीएस डाइन। तो चलो मैं आपको वर्क के लिए बोलता हूं भाई, व्हाट इज द एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क, इट इज जूल, जूल JOULE जूल, और हियर सीजीएस यूनिट इज अर्ग। क्या है, अर्ग। तो जूल और ये अर्ग, तो मुझको जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन चाहिए, एमकेएस और सीजीएस के बीच का। बराबर है, ये तो सेम आएगा, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जूल। भाई जूल के लिए क्या होगा, m1 L2T minus 2, m1 L2T minus 2, ये तो सेम रहेगा। अभी यहां पर m1 L1 की जगह पे L2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी का सेम। m1 L2T minus 2, यहां पे 2 हो जाएगा तो 2 2 4, तो यहां पे 10⁴ हो जाएगा। m1 L2T minus 2, तो ये 10⁷ हो जाएगा, 10⁷। तो आप जूल के लिए करोगे, बरोबर है, तो आप लिखे obtain for work yourself। बरोबर है, आपको खुद गिनना है। और जूल के लिए क्या आएगा, तो याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये आपको खुद करना है। सिमिलरली आपको फाइंड करना है किसके लिए, जूल के लिए। बरोबर है, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो ठीक से एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नया ट्रिक, अभी एमकेएस और सीजीएस वो क्या है, वो तो हम जानते हैं कि भाई एमकेएस में मास केजी में होगा, सीजीएस में ग्राम में होगा। एमकेएस में डिस्टेंस मीटर में होगा, सीजीएस में सेंटीमीटर में होगा। लेकिन अभी हम एक नई यूनिट सिस्टम इन्वेंट करते हैं, बराबर, जिसमें मास 10 केजी ले लिया मैंने। कितना ले लिया, 10 केजी। लेंथ कितनी ले ली, 10 सेंटीमीटर, और टाइम क्या ले लिया, 0.1 सेकेंड। बराबर है। तो फिर न्यूटन जो फोर्स है, फाइंड द यूनिट्स ऑफ फोर्स, पावर एंड वर्क इन न्यू यूनिट सिस्टम। समझाता हूं आपको ध्यान से। यहां पे देखो, नोट इन ओल्ड सिस्टम मास का यूनिट कौन सा था, केजी। ये क्या था, मीटर, और ये क्या था, सेकेंड। ओल्ड सिस्टम जो थी उसमें मास का यूनिट केजी, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, और ये तीनों जब कंबाइंड होते थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो बना देता था क्या, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो बन जाता था न्यूटन, एंड न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ वी आर चेंजिंग द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। 1 मीटर इतना है, उसको हम अभी 1 मीटर नहीं बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड नहीं लेंगे। 10 सेंटीमीटर जितना होगा उसको हम स्टैंडर्ड की तरफ बोलेंगे। तो न्यूटन कब न्यूटन था, फोर्स का यूनिट कब 1 न्यूटन था, जब केजी, मास केजी में था, डिस्टेंस मीटर में था, और टाइम सेकंड में था। लेकिन अभी कोई मुझको नया यूनिट बोलेगा कि भाई लेंथ का यूनिट बोलो, सॉरी मास का यूनिट बोलो, तो मैं सिर्फ केजी नहीं बोलूंगा, ये 10 केजी, उसमें 10 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, एक कंबाइंड यूनिट में बोलना है, कंबाइंड कॉम्बो पैक में
कि भाई 10 kg, तो 10 एंड kg बोथ आर द पार्ट ऑफ यूनिट। तो कोई मुझको ओल्ड सिस्टम में पूछेगा कि भाई मास का यूनिट कौन सा, मैं बोलूंगा kg। नए यूनिट सिस्टम में बोलो मास का यूनिट, मैं बोलूंगा 10 kg, बरोबर। तो 10 kg कोई, याद रखो 10 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, 10 kg होल इज अ 1 यूनिट, बरोबर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम, इन न्यू यूनिट सिस्टम, in new unit system, new unit of force, फोर्स का नया यूनिट चाहिए। पुराना कौन सा है आपको पता है, पुराना कौन सा है, न्यूटन। तो नया कौन सा है, तो पढ़ते हैं यहां पे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको पता है, m1 L1 T-2। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, किसका, फोर्स का, m1 L1 T-2। ओके, नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m, उसका सिंबल हम लिखते हैं m, लेकिन यहां पे आपको 1m नहीं लेना है, 10 kg। तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 kg, 10m। लेंथ का क्या लगे, 10 सेंटीमीटर। भाई ओल्ड सिस्टम में यूनिट कौन सा था, मीटर, तो भी हमको यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 1/10 मीटर। अरे भाई मैंने बराबर लिखा, 10 सेंटीमीटर, तो 1/10/100 मीटर होगा, तो 1/10 मीटर। और टाइम जो 0.2 सेकंड है, 0.1 सेकंड, उसको लिखेंगे 1/10 सेकंड। हो गया कि नहीं हो गया, चलो इसको ठीक से लिखते हैं। तो 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1, ये ऊपर आएगा तो -1 होगा, ये ऊपर आएगा तो -1 -2, तो 10⁻2 हो जाएगा, बरोबर है। कैसे भाई, ये पावर नीचे होगी तो 10⁻2, -2 ऊपर आएगा तो 10⁻2 हो जाएगा। और होगा यहाँ पे, ये कौन होगा, L, तो m1 L1 T-2। तो ये क्या, ये तो निकल गए, तो ये क्या, 0, ये क्या हो गया, 10⁻2 मतलब 100। और ये कौन, इट इज अ न्यूटन, बरोबर है। तो समझो, जब मास का यूनिट केजी था, डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी कोई मुझको पूछेगा कि भाई मास का नया यूनिट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 10 kg। 10 कोई वैल्यू नहीं है, यूनिट ही है, 10 kg। डिस्टेंस का नया यूनिट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा उसको 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। And what is the unit, new unit of time? It is a 0.1 second, 1/10 10⁻⁻1 second। तो फिर जो ये यूनिट चेंज हो गए, तो उससे जो डिराइव्ड यूनिट था न्यूटन, वो भी अब 1 न्यूटन नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो गया। तो कोई मुझको अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम पूछेगा कि व्हाट इज द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यू यूनिट सिस्टम, आई विल से इट इज अ न्यूटन, नहीं 100 न्यूटन। इसमें 100 कोई वैल्यू नहीं है, एक यूनिट में आ गया 100 न्यूटन। हो गया क्लियर, पक्का। चलो, तो ये दिमाग में जाना चाहिए। सिमिलरली चलो, किसके लिए, ये मैंने फर्स्ट किया, अभी सेकंड पढ़ते हैं, किसके लिए, पावर के लिए। चलो, पावर, न्यू यूनिट ऑफ पावर, न्यू यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू, बोलो तो भाई, फॉर्मेट तो m1 L2 T-3। पावर का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए, m1 L2 T-3। m1 भाई वो तो 10 kg मतलब 10m ही होगा, लेंथ 1/10L, और ये 1/10T, वो तो सिमिलरली जो है वही रहेगा। ये हो गया 10⁻1, नीचे 2 आएगा तो 10⁻², ये 2 होगा, 2 फिर से ऊपर आएगा तो 10⁻² इंटू 10⁻3 हो गया m1 L2 T-3। 1 और 3 4 -2, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, तो 10 ये भी हो गया 100। भाई बराबर लिखा, ध्यान से देख लो एक बार फिर से, गलती तो नहीं है ना मेरी कुछ। तो यहाँ पे तो ये दोनों निकल गए रहे थे, वो आ गया, ओके, ये -10 हो गया, ओके। तो m1 10⁻1 10⁻², और ये 3, तो 4 - 1 तो 100 हो जाएगा। और ये होगा व्हाट,
तो जो यूनिट पहले ओल्ड सिस्टम में पावर का यूनिट वॉट था वो अभी 100 वॉट हो गया, बरोबर। चलो सिमिलरली आप किसके लिए यूज करना चाहते हो? फॉर न्यू यूनिट ऑफ वर्क, बरोबर है। चलो फॉर्मेट लिखे, क्या लिखेंगे? m1 L2 T-2, बराबर है। चलो m1 10 है, 1/10 है, 10, ये हो जाएगा 1/10 T। तो यहां पे 10:1, 10:-2, 10:2 m1 L2 T-2, तो ये हो गया 10:1 m1 L2 T-2, तो ये हो गया 10 जूल। ओल्ड सिस्टम में वर्क का यूनिट कौन सा था? जूल। तो न्यू सिस्टम में यूनिट आ गया, क्या आ गया? 10 जूल। तो 10 जूल पूरा यूनिट होगा, बरोबर है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, दो यहां पे ट्रिक दिया उसमें कि भाई यूनिट कैसे चेंज होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी मैं थोड़ा यहां पे समझाऊंगा तो ध्यान रखना, यहां पे समझा देता हूं आपको। if unit changes, value of quantity also changes। जो यूनिट चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन यहां तक जो पढ़ा उसमें सिर्फ हमने नया यूनिट फाइंड किया, नई वैल्यू कितनी होगी वो अभी इसके बाद फाइंड करेंगे, बरोबर है। लेकिन यहां पे थोड़ा समझो। चलो मैं एक बात बोल देता हूं कि हमने एक लेंथ मेजर की, बरोबर है, और वो लेंथ है, या तो मैं डिस्टेंस बोल देता हूं, बट डिस्टेंस d इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 50 मीटर। क्या बोल दिया? d इज इक्वल टू 50 मीटर। अभी ये यूनिट नहीं बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस जो मैंने मेजर किया उसकी वैल्यू मैंने लिखी, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 50 मीटर एज पर स्टैंडर्ड MKS या SI सिस्टम। तो यहां पे 50 क्या होगा? 50 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट कितना है, और m इज अ यूनिट। तो 50 कौन है? 50 कौन है? न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड m मीटर कौन है? इट्स द यूनिट ऑफ द सिस्टम, हाँ कि नहीं? ओके, नाउ व्हाट? सो d इज इक्वल टू 50 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू अभी न्यू सिस्टम में बोलते हैं, हाँ चलो, तो यहां पर फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूं, भाई डिस्टेंस का यूनिट कौन सा? मीटर, और मैंने मीटर 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 कितनी बार मेजर किया? 50 बार। तो डिस्टेंस हो गया 50 वैल्यू, मीटर यूनिट, 50 मीटर मैंने एक मेजरमेंट लिखा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बोल देता हूं चलो कि भाई वो तो पुरानी सिस्टम थी, अभी नई सिस्टम जो आई उसमें डिस्टेंस का यूनिट आपको मीटर नहीं लेना है, आपको 10 मीटर लेना है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर नहीं लेना है, अभी 10 मीटर लेना है। तो मेरा मेजरमेंट जो पहले इतना था स्टैंडर्ड, वो अभी इतना नहीं रहा, 10 मीटर जितना हो गया। तो अभी कोई मुझको पूछेगा कि भाई ओल्ड सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट कौन सा था, मैं बोलूंगा मीटर। अभी पूछेगा न्यू सिस्टम में यूनिट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर। उसमें 10 वैल्यू नहीं है, पूरा 10 मीटर एक यूनिट ही है। पता चला? ओके, तो फिर मैं कैसे लिखूंगा अभी ये डिस्टेंस? पर डिस्टेंस में हो गया 10 मीटर। अभी 10 मीटर तो मैंने क्या लिखा? बट 10 मीटर इज अ यूनिट, बट दिस मेजरमेंट मस्ट नॉट बी चेंज्ड। तो वैल्यू भी चेंज होगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 50 की जगह पे मैं लिखूंगा 5 10 मीटर। तो समझा? क्या समझा मैंने कि डिस्टेंस कितना था? मीटर 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 मीटर, कितने टाइम? 50 टाइम्स। तो 50 is a measuring value and meter it is unit. Now I change my unit in a new unit system is a 10 meter. तो फिर मुझको ही उतना डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है? 10 मीटर। तो उतना डिस्टेंस मुझको 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 5 टाइम्स मुझको मेजर करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो पहले 50 थी वो अभी 5 हो गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 50 मीटर या 5 10 मीटर। तो आप देखो यहां पे मीटर था,
यहाँ पे नया यूनिट कौन सा आ गया? 10 मीटर। नया यूनिट कौन सा आ गया? 10 मीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू 50 थी वो 5 हो गई। तो मीटर जितने टाइम्स होगा, मीटर 10 टाइम हो गया तो उसकी वैल्यू 10th पार्ट की हो गई। तो याद रखो, यूनिट जितने टाइम्स का होगा उसकी वैल्यू उतने पार्ट की हो जाएगी, या तो फिर उल्टा, यूनिट जितने पार्ट का होगा उसकी वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी। 1 मीटर उसका मैं सेंटीमीटर करूंगा तो आप 100 लिखेंगे। क्यों? मैंने यूनिट को डिक्रीज कर दिया तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है कि भाई चलो हम किसी को पे करते हैं तो 5 रुपीज पे करना है, तो रुपीज इज अ यूनिट एंड 5 इज अ वैल्यू, बट आई से I am paying 500 paisa. Okay, it is right because 500 is a value and paisa is a unit of money. But जो पैसा है वो रुपए से 100 टाइम्स स्मॉलर है, बट वैल्यू जो 5 थी वो अभी 500 हो गई। क्लियर हुआ? तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एनी Q is any physical quantity. N1 U1. N1 is a measuring value and U1 is a unit, and N2 is a unit new value and U2 is a second unit. So you can write for any physical quantity N1 U1 is equal to N2 U2 up to, अब जितने भी यूनिट चेंज करो हो जाएगा। Therefore हम लिख सकते हैं कि भाई measuring value is inversely proportional to U. यूनिट जितने टाइम्स होगा उतने पार्ट का हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो आपको क्लियर होना चाहिए, बराबर है? तो समझो यहां पे आ जाता है कि भाई मान लो कि ओल्ड सिस्टम थी, ओल्ड सिस्टम में जब केजी था मास का यूनिट, डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो न्यूटन कितना रहा होगा? 1 न्यूटन। और तब जाके मैंने एक कार है उसको पुश किया, कितने फोर्स से? 2000 न्यूटन से पुश किया। ओके, तो वहां पे 2000 कौन होगा? अपना वैल्यू। और न्यूटन कौन है? इट इज अ यूनिट। बट मैं अभी अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम बोलूंगा, तो जब मैंने मास 10 केजी कर दिया, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, टाइम 0.1 सेकेंड बोल दिया, और अभी मुझको कोई बोलेगा कि तुमने फोर्स कितना लगाया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा पता है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। इसमें 100 न्यूटन कौन हो गया? फोर्स का न्यू यूनिट, और उसकी वैल्यू जो 2000 थी उसकी जगह पे 20 हो गई। वो कैसे? वो आगे समझते हैं, लेकिन फिर से अभी सिर्फ इतना एक बार लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो अभी वैल्यू चेंज करने वाला और एक न्यूमेरिकल ध्यान रखो। यहां पे इन न्यू यूनिट सिस्टम, न्यू यूनिट ऑफ मास इज 10 ग्राम। मास का नया यूनिट कितना है? 10 ग्राम। डिस्टेंस का नया यूनिट 1 मिलीमीटर एंड टाइम इज 0.1 सेकेंड। व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ 1 फोर्स F इज इक्वल टू 500 न्यूटन इन यूनिट सिस्टम, एंड B प्रेशर P इज इक्वल टू 70 पास्कल इन, यहां पे ये रब कर देता हूं और यहां पे लिख देता हूं। एक बार आपको फोर्स के लिए गिनना है, एक बार प्रेशर P इज इक्वल टू 70 पास्कल इन न्यू यूनिट सिस्टम, इन न्यू यूनिट सिस्टम। हो गया क्लियर? पक्का? चलो, तो अभी तक जो पढ़े उसमें क्या था? हम नया यूनिट फाइंड कर रहे थे। अभी यूनिट तो नया बन गया लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बरोबर है? तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है अभी। तो सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं द न्यू यूनिट ऑफ मास कितना भाई? 10 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻² kg। ये सभी एमकेएस यूनिट है तो आपको एमकेएस यूनिट में लाना है। ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 mm, नहीं चलेगा, 10⁻³ मीटर करना पड़ेगा। और टाइम
इज इक्वल टू 0.1, मतलब कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेकेंड। ओके, नाउ अभी मेथड कैसे समझाता हूं ये ध्यान रखो, मेथड कैसे समझाता हूं ये बिल्कुल क्लियर रखना। हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इन अ न्यू यूनिट। तो सबसे पहले यहां पे करते हैं इन ओल्ड सिस्टम, भाई इन ओल्ड सिस्टम फोर्स F कितना था 50,000 न्यूटन, तो ये आपका कौन था N1 वैल्यू हो गई, ये आपका कौन बन गया यूनिट बन गया। तो दिस वाज योर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड न्यूटन वाज द यूनिट। नाउ वी आर चेंजिंग, नाउ व्हाट वी आर चेंजिंग द यूनिट्स, वैल्यू ऑफ यूनिट्स। ओके, तो फिर चलो यहां पे लिखते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ओल्ड वैल्यू ओल्ड यूनिट, न्यू वैल्यू न्यू यूनिट। ओके, यहां पे भाई इसका डायमेंशन हमको पता है न्यूटन का, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, यहां पे एक बार प्रूव कर देता हूं, पर डायमेंशनल फार्मूला फोर्स क्या है m1 l1 t-2, तो यहां पे लिखते हैं नाउ n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 क्या था 5000 u1, भाई u1 कितना, तो यहां पे मैं लिखता हूं kg मीटर सेकेंड -2, तो बराबर लिखा मैंने, ये कौन वैल्यू, ये कौन यूनिट, n1 की वैल्यू है, u1 की ये इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा पास में लिखता हूं kg इज इक्वल टू, अभी आपको n2 फाइंड करना है। भाई n2 तो हमारे पास है नहीं, लेकिन u2 कितना है, भाई u2 यूनिट हमारे पास है, kg की जगह पे 10⁻² kg, मीटर की जगह पे 10⁻³ मीटर, और सेकंड की जगह पे 10⁻1 सेकंड, लेकिन -2 है तो -2 पावर करना है आपको। ओके, kg गया, मीटर गया, सेकंड स्क्वायर सेकंड का -2 पावर गया, तो यहां पे हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 10⁻³ और माइनस माइनस प्लस 10⁻², तो ये जो निकल गए, तो फिर n2 आ गया 5000 अपॉन 10⁻3, ये -3 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻3 हो गया। तो ये टोटल आप लिखोगे तो ये लिख पाओगे 5 इंटू 10⁻6। नए यूनिट में आपका फोर्स का नया वैल्यू कितना होगा 5 इंटू 10⁻6। क्लियर हो गया, पक्का। सिमिलरली फॉर प्रेशर भाई उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 l-1 t-2। ओके, तो फिर यहां पे n1 u1 और उसकी वैल्यू कितनी है वो भी हमको पता है कि P इज इक्वल टू 70 पास्कल। तो 70 पास्कल को इसका रिप्लेस कर देंगे तो kg मीटर -1 सेकंड -2 हो गया। चलो अभी उसका नया यूनिट आ गया तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 70 u1 kg मीटर -1 सेकंड -1। n2 कहां गया, तो n2 तो फाइंड करना है हमको, तो n2 एंड u2, वेयर इज u2, भाई u2 यूनिट ये रहा 10⁻² की -1 पावर, थोड़ा पास में लिखता हूं यार, तो 10⁻² kg की 1 पावर बरोबर। फिर कौन 10⁻³ मीटर की -1 पावर बरोबर है, और लास्ट में 10⁻1 सेकंड की -2 पावर। हो गया क्लियर। देखो kg गया, मीटर गया, सेकंड गया, हाँ कि नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, देयरफॉर दिस इज 70
is equal to n2 multiply by 10 raised to -2 10 raised to 3 10 raised to 2 हो गया बच्चों। ओके 2 2 तो निकल गए, therefore 70 upon 10 raised to 3 is equal to n2, therefore n2 is equal to 0.07 यूनिट। तो आपका नया वैल्यू आ जाएगा इतना प्रेशर, लेकिन उसका यूनिट पास्कल नहीं रहा होगा, वो कुछ चेंज हो गया होगा, बरोबर है। तो 70 का 1000 पार्ट का हो गया, मतलब ये देखो 1000 पार्ट का हो गया यूनिट, हो गया ना। ये यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये दोनों निकल जाएंगे, तो यूनिट 1000 टाइम्स हो गया, तो उसकी वैल्यू 1000 पार्ट की हो जाएगी, बरोबर है। तो मैंने यूनिट कैसे चेंज होगा, वैल्यूज कैसे चेंज होगी, वो मैंने आपको समझाया। चलो देख लो एक बार फिर से ये, फिर हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल गिनते हैं अभी, बरोबर है। देख लो एक बार, चलो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी टेक्स्ट बुक के जो पैम्पलेट दिया है उसमें से टेक्स्ट बुक के सबसे पहले इलस्ट्रेशन गिन लेके सब एग्जांपल्स निकालो। देखो ये पैम्पलेट दिया है अपने को, सबको पैम्पलेट दिया है मैंने, बराबर ना। उसमें देखो टेक्स्ट बुक एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट बुक एग्जांपल, उसमें से निकालो 2.15, बराबर 2.15। पढ़ो ध्यान से क्या है। Let us consider an equation 1/2 mv square is equal to mgh. Example 2.15। भाई एक इक्वेशन दिया है mv square is equal to mgh, बराबर कि नहीं। आपको ये इक्वेशन दिया है where m is the mass of the body, v is the velocity and g is the gravitational acceleration due to gravity and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct or incorrect. ओके भाई, इक्वेशन में दो साइड है, तो डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू, LHS पे कौन है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। इसका तो डायमेंशन होगा नहीं m, तो m1, वेलोसिटी L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2, हाँ कि नहीं। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ क्या भाई, RHS इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहां पे, mgh, m इज अ मास m1, g is acceleration L1 t minus 2 and LH is the height, say L1, therefore it will become m1 L2 t minus 2। okay, here LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम ही है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तो ये equation is dimensionally correct। तो इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, बराबर है। चलो देख लो एक बार ध्यान से फिर से, देखो फिर पढ़ते हैं एग्जांपल 2.16। कौन सा है एग्जांपल 2.16, ये अपना 2.15 क्लियर हुआ। अभी 2.16 पढ़ो ध्यान से। इन SI unit of energy, the SI unit of energy is joule is equal to kg meter square per second square. That of speed v is meter per second and acceleration a is equal to meter per second square. Which of the formulae for kinetic energy K given below can you rule out
on the basis of dimensional argument where m is stands for the mass of body. ओके तो भाई यहां पे देखो आप ये इक्वेशन देखोगे 2.16 में तो नीचे ए बी सी डी ई यहां पे 5 इक्वेशन आपको दिया है। हर एक इक्वेशन में जो आरएचएस है बराबर है, जो आरएचएस है एलएचएस वहां पे काइनेटिक एनर्जी है। तो इन ईच इक्वेशन डायमेंशन ऑफ LHS is equal to K and it is M1 L2 T minus 2 M1 L2 T minus 2 बराबर है। आगे अभी हर एक इक्वेशन के लिए हमको जो चेक करना है कि इट इज राइट और रॉन्ग, तो सबके लिए इंडिविजुअल लेंगे। तो सबसे पहले ए डायमेंशन ऑफ आरएचएस, भाई आरएचएस के डायमेंशन गिनेंगे तो कौन है वहां पे, डायमेंशन ऑफ आरएचएस इज इक्वल टू यहां पे दिया एम स्क्वायर वी क्यूब, आपको इसका डायमेंशन लिखना है। ओके वी नो व्हाट इज द एम, एम इज अ मास m1 का स्क्वायर एंड v इज अ वेलोसिटी l1t - 1 क्यूब, तो ये हो गया m2 l3t - 3। ओके तो फर्स्ट इक्वेशन इट इज अ डायमेंशनली इनकरेक्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। चलो सेकंड बी, बट डायमेंशंस ऑफ आरएचएस यहां पे कौन है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 को तो होगा नहीं, ये m1 और ये हो जाएगा l1t - 1 का स्क्वायर m1 l2t - 2। ओके तो देखो आरएचएस और एलएचएस का सेम हो गया, तो इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशनल, इक्वेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। चलो सी में पढ़ते हैं अभी, बराबर। सी क्या है, एम ए भाई डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू एम ए, बराबर है। चलो एम ए का क्या होगा, ये हो गया m1, ये हो गया l1t - 2, तो ये और ये मैच नहीं हो रहा है, मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, हाँ कि नहीं। चलो आगे डी पढ़ते हैं। बट डी में क्या है, डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, पर 3/16 को तो डायमेंशन होगा नहीं, तो m1 और ये हो जाएगा l1t - 1 का स्क्वायर, तो हो गया m1 l2t - 2। देखो भाई ये और ये इक्वेशन सिमिलर है, उसमें आपका RHS का डायमेंशन है वो LHS इतना हो जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन जो आप डायमेंशनली देखने जाएंगे तो करेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकली ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। As per the definition of kinetic energy, it is the half of product of m and v square। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे 3/16 की जगह पे 5/7 होता, 100 होता, 200 होता, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती, लेकिन ये जो mv स्क्वायर रहता तो भी ये डायमेंशनल तो वेरीफाई हो जाता, लेकिन ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन एनालिटिकली या तो थियोरेटिकली ये गलत है, डेफिनेशन से हिसाब से गलत है ये। ओके इक्वेशन is dimensionally correct but analytically or theoretically as per definition it is incorrect। चलो हो गया क्लियर। अभी आगे ई देखो ध्यान से भाई, ई में देखो
ई में दो इक्वेशन है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और एम ए। के में कौन है, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। तो ये दोनों एक दूसरे के सम में है और ये इक्वल टू है, तो जो इसका होगा वही इसका होगा, वही डायमेंशन एम ए का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं 1/2 एम वी स्क्वायर का। भाई 1/2 एम वी स्क्वायर का तो हमने आगे फाइंड किया m/2t - 2, ये रहा। लेकिन एम ए का भी हमने आगे फाइंड किया, क्या आ गया, m1 L1t - 2। m is a meter or mass m1, a is acceleration L1t - 2। तो इक्वेशन डायमेंशनल दोनों मैच नहीं हो रहा है, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली क्या है भाई, इनकरेक्ट है। इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, देख लो एक बार ध्यान से, आना ही चाहिए, बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो उसमें 2.16 है, फिर 17 भी है शायद। ओके भाई ये जो हमने लिखा 2.17 टेक्स्ट बुक का जो है वो करेक्ट हमने कर दिया है आगे, बराबर। जो मैंने मेथड यूज टू थर्ड जो मैंने समझाया था उसमें हमने सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था वो हमने प्रूव कर दिया है। तो ये आपको खुद गिनना है, टेक्स्ट बुक आपकी नोट्स बुक में फाइंड करो, मैंने पूरा लिखवाया है। क्या है, कंसीडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple harmonic pendulum depends on its length L, mass of bob m, and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using the method of dimension. Okay, तो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, L पे, G पे, M पे। तो L की A पावर, M की B पावर, G की C पावर, ऐसे रखते जाएंगे और गिनेंगे तो आ जाएगा। नोट्स में देखो 2.17 भी मैंने करवा दिया है, देख लो एक बार फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 2.3, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.3। तो यहां पे लिखते हैं एक्सरसाइज 2.3। एग्जाम्पल 2.17 आपको खुद गिनना है, एक्सरसाइज 2.3 पढ़ो ध्यान से। A calorie is a unit of heat or energy and it equals about 4.2 joule, where 1 joule is equal to 1 kilogram meter square per second square. Suppose we empty a system of units in which unit of mass equals alpha kg, unit of length beta meter, and the unit of time is gamma second, so that the calorie of has a magnitude 4.2 alpha inverse, beta inverse -2, gamma raised to 2 in the new unit. Okay, but in old unit, चलो Q is equal to क्या था, 4.2 जूल, हाँ कि नहीं। 1 कैलोरी लिखेंगे तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या था, 4.2 जूल, एंड इट मींस 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। एक ओल्ड सिस्टम में 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, जूल क्या ये है। अभी न्यू यूनिट सिस्टम में भाई इन न्यू यूनिट सिस्टम, चलो यूनिट ऑफ मास, भाई यूनिट ऑफ मास केजी नहीं है, कौन है, अल्फा केजी। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है भाई, लेंथ बीटा मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू gamma सेकेंड है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी। ओके, वी नो N1 U1 is equal to N2 U2। N1 ओल्ड सिस्टम में जो है 4.2 U1 kg
मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। आपको मैग्नीट्यूड, नए यूनिट सिस्टम में मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, तो इसको मैं फाइंड करना है तो n2 ही रखता हूं, लेकिन u2 kg नहीं, अल्फा kg की 1 पावर, बीटा मीटर की 2 पावर और गैमा सेकेंड की -2 पावर। केजी गया, मीटर स्क्वायर गया, सेकंड -2 सेकंड -2 गया, तो ये हो गया 4.2 इज इक्वल टू n2 अल्फा 1 बीटा 2 गामा -2। therefore n2 is equal to 4.2 upon alpha 1 beta 2 gamma -2। therefore 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा 2। तो आपकी नई न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई कैलोरी की? 4.2 अल्फा इज टू -2 बीटा इज टू -2 और गामा इज टू 2। हो गया क्लियर? ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल एक्सरसाइज का 2.3 किया, चलो आगे जाते हैं। एक्सरसाइज का 2.14 गिनते हैं। एक्सरसाइज का 2.14 एक्सरसाइज का 2.14 पढ़ो ध्यान से। अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट formulas for the displacement y. What is the y? Y is a displacement of a particle undergoing a certain periodic motion. A is equal to y is equal to a sin 2 pi t by capital T. B देखो y is equal to a sin pt. C देखो y is equal to a by t sin t by a. And D y is equal to a by root 2 sin 2 pi t by t plus cos 2 pi t by t. Where a is a maximum displacement, a acceleration नहीं है, a is a maximum displacement, y कौन है? Any instant displacement, and a कौन है? Maximum displacement. V is the speed of particle, t is the time period of motion. Rule out the wrong formulas of the dimensional grounds. चलो सबसे पहले भाई यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो y है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t0। डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। चलो फिर कौन है? वेलोसिटी। पे वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगी l1 t-1। t वो टाइम पीरियड है तो उसका भी t1 हो जाएगा, बरोबर। और टाइम पीरियड का हो जाएगा, t टाइम है तो उसका t1, और ये टाइम पीरियड तो उसका भी t1 हो जाएगा। इतने डायमेंशंस हमको पता है। अभी सबसे पहले a, y is equal to a sin, यहां पे लिखते हैं 2 pi t by t। हमको चेक करना है कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग। तो एक समझो यहां पे ये साइन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैंने लिखवाया द टर्म्स व्हिच आर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैज द डायमेंशन m0 l0 t0, दे आर डायमेंशनलेस। तो यहां पे ये जो टर्म बना जो साइन के अंदर, उसका डायमेंशन 0 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 2 pi t by t, ये हो गया t1, ये भी हो गया t1, तो m0 l0 t0। चलो ये फर्स्ट को वेरीफाई हो गया, बराबर है। एंड जो y की फॉर्मूला है वही a की फॉर्मूला है। भाई जो डायमेंशनली करेक्ट होगा तो इसका तो 0 0 0, तो जो y की फॉर्मूला वही a की फॉर्मूला होनी चाहिए, दोनों सेम है। हाँ, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। चलो b पढ़ो ध्यान से, क्या है b? y is equal to a sin vt, y is equal to a sin vt। फिर से भाई vt का डायमेंशनल फॉर्मूला 0 होना चाहिए, v into t। v is a velocity l1 t-1 और t is a time t1, तो ये हो गया l1। भाई 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, हाँ कि नहीं? तो ये डायमेंशनली रॉन्ग है, तो इसको रूल आउट कर दो। चलो सी, ये ऐसे डायवर्जन आ रहा है, डायवर्जन देखो, यहां से ये गया डायवर्जन,
फिर यहां गया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, बरोबर है। ओके, सी y इज इक्वल टू a अपॉन t साइन t बाई a। चलो देख लेते हैं, बट डायमेंशनल फॉर्मूला साइन के अंदर ये टर्म है, तो t बाई a, t का कितना है t1, a का कितना है l1, अरे ये तो हो गया l1 t1, l माइनस 1 t1 जीरो नहीं हो रहा है। एंड जो इसका भलो, चलो मान लो कि इसका जीरो हो जाता था, फिर भी ये दोनों का मिला के इतना नहीं हो रहा है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज नॉट इक्वल टू a बाई t, तो दो तरीके से होगा, देयरफॉर डायमेंशनली इनकरेक्ट है। कौन है डायमेंशनली इनकरेक्ट? क्लियर हुआ? चलो डी में जाते हैं। डी डायवर्जन ऐसे है, बराबर। चलो फॉर्मूला क्या है? y is equal to a root 2 sin 2 pi t by t plus cos 2 pi t by t, बराबर लिखा मैंने। चलो y इसका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। 2 pi by 2 pi t by t, उसका 2 pi का तो फॉर्मूला होगा नहीं, t का t1 ये हो गया m0 l0 t1, and the dimensional formula of y और dimensional formula of a root 2 is equal to l1। क्यों भाई, root 2 का तो होगा नहीं, a का फॉर्मूला l1, y का भी l1 है। ओके, तो इट इज वेरीफाइड दैट इट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशनली, ये कौन होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, देख लो एक बार ध्यान से, बरोबर है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जगह है नहीं ना, नहीं तो आगे बढ़ जाते, देख लो एक बार। चलो चलो 2.15 देख लेते हैं। A famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m0 of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. The relation first arose as a consequence of a special relativity due to the Albert Einstein। भाई वो रिलेटिविटी थ्योरम है, वो क्या है वो आपको आगे जाके पता थोड़ा बहुत चलेगा, बरोबर है, क्योंकि रिलेटिविटी तो कई साइंटिस्टों की समझ में भी नहीं आती है, बरोबर, तो हम तो तुच्छ मनुष्य है। ओके, तो आइंस्टाइन ने क्या रिलेटिविटी दिया कि भाई आपका स्टेबल मास, रेस्ट पे मास, मेरा मास अभी कितना है 75 kg, लेकिन मानो कि मैं दौड़ने लगूंगा ना तो मेरा मास इंक्रीज हो जाएगा। ये किसने बोला? आइंस्टाइन ने बोला। तो उसका फॉर्मूला क्या, हमको डीप में नहीं जाना है, बस उतना याद रखते हैं। The moving mass of a body is given by m is equal to equation Einstein ने दिया। Okay, a boy recalls the relation almost correctly, but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m0 1 minus v square 1 by 2. Guess where to put the missing c. भाई यहाँ पे फॉर्मूला जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरम का जो फॉर्मूला है, एक स्टूडेंट ने रट्टा मारा और फिर एग्जाम में लिखने गया, लेकिन जब उसने लिखा तो वो भूल गया कि ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था। आप जैसा ही था कुछ वो, बरोबर है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा उसको करेक्ट करता है। तो उसने फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर एंड 1 बाई 2। तो उसको रियलाइज हुआ कि भी मैंने लिखा लेकिन वो सही नहीं है, तो हमको वो स्टूडेंट को सही करना है, फॉर्मूला को करेक्ट बनाना है। तो फिर हमको c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, उसको कहां पे रखना है? ओके, m is a mass and m0 is also mass. If this equation is dimensionally correct, तो इसका मास, इसका यूनिट kg, इसका भी kg, तो kg हो गया, तो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जो है उसका डायमेंशन m0 l0 t0 होना चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात ये भी है
कि यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 और वी स्क्वायर दोनों एक दूसरे के सब्ट्रैक्शन में है, तो 1 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m0 l0 t0, लेकिन v स्क्वायर है तो v स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, v तो कौन है, वेलोसिटी, l1 t माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l2 t माइनस 2 और इसका डायमेंशनल फार्मूला 0 0 0, तो ये भी नहीं चलेगा, दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो हमको जो करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो ये जो v स्क्वायर है ये पूरा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, तो ये तो डायमेंशनलेस है, इसका kg तो ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। जो डायमेंशनलेस करना है इसको m0 l0 t0, तो 1 तो ऑलरेडी डायमेंशनलेस है लेकिन v स्क्वायर नहीं है, तो v इज अ स्पीड एंड c इज अ लाइट स्पीड, तो यहां पे v स्क्वायर वेलोसिटी की स्पीड है, तो लाइट ऑफ स्पीड का स्क्वायर करके इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। Therefore, in this equation 1 minus v square should be dimensionless. Therefore, we must put c square in denominator of v square. इसके नीचे हमको रखना पड़ेगा। So the correct formula m is equal to m0 upon 1 minus v square by c square raised to 1 by 2 हो गया। तो हमने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस हमने सॉल्व कर दिया। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। तो पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस इज व्हाट, टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वेश्चंस इज यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि भाई व्हाट वी कैन डू यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस, these are uses of डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन अभी हमको पढ़ना है लिमिटेशन, कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस ये करेगा वो यूजेस, लेकिन ये नहीं करेगा उसकी कमियां निकालेंगे, वो हो जाएगा लिमिटेशंस। क्या हो जाएगा, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो सबसे पहले लिमिटेशन स्टार्ट करते हैं कि भाई हमको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी t, कौन था, टाइम पीरियड। मैंने ये एग्जांपल दिया, वो किस पे डिपेंड करता था, मास पे, लेंथ पे, g पे। तो हमने जितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उसकी a पावर, b पावर, c पावर रख दी। फिर हमने क्या किया, यहां पे एक k ले लिया। k कौन था, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो सबसे पहले लिमिटेशन तो मैंने आपको वहीं पे बता दी थी कि भाई k जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हाँ कि नहीं। तो अभी कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जिसमें जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस नहीं है। जो डायमेंशनलेस नहीं होगा तो ये मेथड यूजफुल नहीं होगी। तो देखो मैंने ये लिखा है, इफ द कांस्टेंट इन इक्वेशन हैज डायमेंशन, हम तो इसको डायमेंशनलेस ले रहे हैं, लेकिन जो इसको डायमेंशन हो गए then this method is not useful, बराबर है। अकॉर्डिंग टू एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसमें जो g आएगा कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फार्मूला 0 0 0 नहीं होता, उसका कुछ होता है। तो वो जो तो ये इक्वेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस करके फाइंड नहीं कर पाएंगे, बराबर है। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला रखा m0 l0 t0, k का तो होगा नहीं, इसका हो गया m1 l का b प्लस c हो गया, t का माइनस 2c। ओके, यहाँ पे 1 आएगा। फिर हमने क्या किया भाई, यहाँ पे 3 टर्म बने mlt। फिर कंपेयर करेंगे तो एक इक्वेशन ये मिलेगा a इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा b प्लस c इज इक्वल टू 0, और तीसरा हमको मिलेगा माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो हमारे लिए यहाँ पे अननोन कौन था, a b c, तीन पैरामीटर्स अननोन थे, और हमको इक्वेशन भी कितने मिले, 3। ओके, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो हमको 3 इक्वेशन मिलेंगे, एंड वी हैव 3 अननोन पैरामीटर्स। तो फिर हम 3 इक्वेशन फाइंड करके 3 अननोन क्वांटिटी जो भी पावर्स है उनको फाइंड कर पाएंगे। लेकिन मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि यहाँ पे x रेज़ टू d आएगा, क्या आएगा, x रेज़ टू d। तो यहां पर मानो कि यहां पे प्लस d आ गया, सपोज यहां पे प्लस d आ गया,
अभी आप कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन कितने मिलेंगे भाई? इक्वेशन तो सिर्फ कितने मिलेंगे बोलो? यहां पे इक्वेशन सिर्फ तीन ही मिलेंगे, 1 2 और 3। इक्वेशन कितने मिलेंगे बोलो? 3 ही मिलेंगे, हाँ कि नहीं? और वेरिएबल कितने हैं? 4, ए बी सी डी। यहां पे 4 वेरिएबल है, लेकिन आपको मिला कितना? 3 इक्वेशन। और 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते। तो ये मेथड कब यूज कर पाओगे मैक्सिमम? कि कोई क्वांटिटी और 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, तब तक आप फाइंड कर पाओगे। जो कोई क्वांटिटी मोर देन 4 या 4 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर दी है, तो उसका प्रॉपर फॉर्म आप ये मेथड से फाइंड नहीं कर पाओगे। तो एक क्वांटिटी मैंने यहां पे लिखा, एक लिमिटेशन, इन कंपैरिजन ऑफ पावर्स of MLT we get maximum 3 equations, therefore equation containing more than 3 quantities cannot be obtained। बरोबर, याद रखना चाहिए। फिर क्या था? चलो आगे जाते हैं। मान लो कि यहां पर जो हमने लिखा ये इक्वेशन, यहां पर कोई साइन थीटा टर्म आ रहा है, साइन थीटा। क्या लिखा? साइन थीटा। भाई अभी साइन थीटा का डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0। तो मैं यहां पर रख दूंगा m0 l0 t0 और रेस टू d। तो हमको d कितना मिलेगा? भाई d तो हमको 0 मिलेगा। d तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन में आएगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, लॉगरिथम फंक्शन लेंगे, या तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, वो सबका डायमेंशन 0 0 0 होता है। तो फिर कोई क्वांटिटी, सपोज कोई क्वांटिटी है a और वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, जो कर रही है, तो उसकी पावर हम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसका डायमेंशन तो 0 0 0 होगा। तो हम इसकी जो पावर लेंगे उसका तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, तो हमको इसका प्रॉपर फॉर्म नहीं मिलेगा। बरोबर है? तो फिर सेकंड लिमिटेशन मैंने ये लिखी थी, इक्वेशंस बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, logarithmic function and exponential function cannot be obtained। फिर क्या लिखा? k, but the constant k has a dimension, this method is not useful। और चलो मान लो कि k डायमेंशन लेस है, और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, याद हो तो फाइनल में आ रहा था k is equal to l by g। तो k की वैल्यू कैसे मिली थी हमको? भाई k की वैल्यू हमको डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं मिली थी, हमको यहां पे एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे। तो जो k है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता है, उसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो यहां पे लास्ट उसकी लिमिटेशन मैंने लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड, वी हैव टू फाइंड इट एक्सपेरिमेंटली। बरोबर है? सो देयर आर 4 लिमिटेशंस फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट, we can get maximum 3 equation by comparing powers of MLT। So the relation of any physical quantity with more than 3 quantity cannot be obtained। Second, the functions which are based on trigonometry, logarithmic and exponentials cannot be obtained। बरोबर है? Third, in this process k is a dimensionless, but if any constant has the dimension, this method cannot be used। And last one, the magnitude of constant is also not gettable from this method। Okay, so these are the limitations of dimensional analysis। तो फ्रेंड्स, हमने डायमेंशन एनालिसिस क्लियर कर दिया, पूरा टॉपिक क्लियर। अभी आपके टेक्स्ट पैम्पलेट जो मैंने दिया है, वो पैम्पलेट में पीछे देखो, पीछे तो वहां पे ये फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन है, वो तो बेसिक एमसीक्यूज है, लेकिन उसके आगे जाओगे तो यूनिट एंड डायमेंशन है यहाँ पे। तो यूनिट और डायमेंशन के आपके अप्रोक्सीमेटली कितने एमसीक्यूज है? 180 जितने हैं, 189 जितने हैं शायद। तो इतने एमसीक्यूज आप गिन लोगे तो आपको जेडबलई नीट किसी में भी इसका एमसीक्यू नहीं आएगा ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये खुद गिनना है। बराबर है? इसका सॉल्यूशन तो हमने दिया है, लेकिन आपको ठीक से ऑनेस्टली खुद गिनना है, सिर्फ टिक नहीं कर देनी है। बराबर? तो एमसीक्यूज गिनो, एमसीक्यू को फेयर नोट में नहीं लिखना है, उसको रफ पेज पे गिनो। बराबर है? तो आप ये गिनना चालू कर दो।
ये कल ही नहीं बताना है, 5-6 दिन लगेंगे आपको सॉल्व करते, लेकिन जब तक ये चैप्टर खत्म हो जाए तब तक तो डायमेंशनल एनालिसिस के एमसीक्यू तो खत्म हो जाने चाहिए। कोई भी क्वेरी है, डिफिकल्टी है तो आप क्लास पे आ सकते हो, बराबर है। चलो तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ध्यान से, बराबर है। नेक्स्ट हम एरर्स चालू करेंगे, बराबर है। कोई भी डिफिकल्टी हो तो क्लास पे आ सकते हो। बाय।